नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश ठाकुर। आज की चर्चा का मुद्दा है स्कूल खुलना जरूरी या मजबूरी, और इसी चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान शामिल हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर दिगंबर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिगंबर जी, वीआईपी न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है। और प्रमोद कपूरवान शास्त्री जी शिक्षाविद है। प्रमोद जी, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले दिगंबर जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। दिगंबर जी, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड मंत्रिमंडल की 27 जुलाई को बैठक होती है और सरकार स्कूल खोलने की परमिशन दे देती है। अगर हम देखें, सरकार कहती है कि 2 अगस्त से स्कूल खोल सकते हैं, माध्यमिक स्कूल कक्षा 6 से लेकर 12 तक। लेकिन प्रश्न यहां पे भी खड़े उठते हैं दिगंबर जी, क्योंकि आप सामाजिक कार्य से सरोकार रखते हैं, कि कोविड के मरीज कम हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जो तीसरी लहर है ये सबसे ज्यादा घातक नौनिहालों के लिए है। कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे ये बड़ा इफेक्ट डालेगी, बुरा प्रभाव डालेगी। अब प्रश्न ये भी लाजमी होते हैं कि अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों की जान को खतरा है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक 18 साल से ऊपर के लिए आई नहीं है, और नहीं खुलते हैं तो भी बच्चों को नुकसान है, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल किस तरीके से होने हैं। अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे फिजिक्स के एप्रेंटिस ले लीजिए, आप कॉन्केव लेंस ले लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, स्क्रू गेज ले लीजिए, वर्नियर कैलिपर ले लीजिए। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे केमिकल ले लीजिए, डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेट है, इसके ऊपर आ जाते हैं। बच्चा जब तक लैब में जाएगा नहीं, सीखेगा नहीं। सरकार कहती है कि 2 अगस्त से स्कूल खोल सकते हैं, 6 से लेकर 12 तक, प्रिकॉशंस के साथ। स्कूल के गेट में पानी की टंकी रखी जाएगी, साबुन रखा जाएगा, बच्चे जो भी हैं वो मास्क में आएंगे, पूरा स्टाफ मास्क में होगा, बच्चों को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल लगने से पहले क्लासों को सैनिटाइज किया जाएगा और स्कूल की छुट्टी के बाद भी क्लासों को सैनिटाइज किया जाएगा। दिगंबर जी, आप किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पर परिभाषित करते हैं कि बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो कहां तक सुरक्षित है उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर? दिगंबर जी, कोविड के कारण से 1.5 वर्ष से विद्यालय शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस उम्र के बच्चे जो 2.5 साल की उम्र से लेकर के 16-17 साल की उम्र तक के बच्चे जो स्कूलों में जाते थे और जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, विद्यालय के वातावरण से बच्चों में बहुत प्रकार के संस्कार आते हैं। एक तो उनके अंदर नॉलेज शेयर करने की हैबिट डेवलप होती है, कंपटीशन की भावना आपस में पैदा होती है, टीचर्स और विद्यालय के वातावरण में अनुशासन आता है, खेल की भावना पैदा होती है, शरीर पुष्ट बनता है, उठने सोने जागने का एक पढ़ने का एक नियमितता आती है, जीवन में आदमी डिसिप्लिन होता है। ये सारी जो संस्कार जो कि पाठ्यक्रम से हट करके विद्यालय के माध्यम से बच्चों को मिलते थे, वो ऑनलाइन शिक्षा से प्राप्त नहीं हो पा रहे। माता पिता भी इस बात से बहुत चिंतित थे कि 24 घंटे बच्चे मोबाइल में बैठ करके ऑनलाइन क्लास के बाद जो गेम्स और बाकी चीजों के एडिक्शन उनको हो रहा था, आई साइट वेट गेन हो रहा था, बहुत सारे छोटे बच्चे शुगर के पेशेंट हो गए। ऐसे में उत्तराखंड गवर्नमेंट का यह कदम शिक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय शिक्षा को शुरू किया जा रहा है, स्वागत योग्य कदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रमोद कपूरवान शास्त्री जी से। शास्त्री जी, जिस तरीके से सरकार ने माध्यमिक स्कूल के लिए ये निर्णय ले लिया है कि 6 से लेकर 12 तक के बच्चे स्कूल आ सकते हैं, और आपको ये भी बताते चले कि आज 12वीं सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें रिजल्ट जो है टोटल 99.37% रहा, जिसमें बालिकाएं जो है 99.6% पास हुई हैं, बालक जो है 99.13% पास हुए। यहाँ पे फिर बालिकाओं ने बाजी मारी, ये खुशी का विषय है। शास्त्री जी, अगर हम आते हैं स्कूल खुलने, किस हद तक बच्चे को सावधान रखा जाएगा? क्योंकि सरकारी स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 400 हैं, जो शौचालय वो 1 है, उसी में बालक जा रहा है, उसी में बालिकाएं जा रही है। कहां तक उसको सैनिटाइज किया जाएगा? क्या वहां प्रॉपर तरीके से जो शौचालय को साफ सफाई रखने की व्यवस्था है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है? हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि बालक बालिका एक शौचालय में जाते हैं, अध्यापक भी उसी शौचालय में जाते हैं, और 500 या 400 बच्चे में
अगर एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप हिसाब लगाए तो हर 2 मिनट में एक बच्चा टॉयलेट के लिए जाता है। कहां तक उसको सैनिटाइज करना, सरकारी स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की बात कर लेते हैं, किस तरीके से वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। चलिए सरकारी स्कूल में छात्र संख्या कम होती है, प्राइवेट में एक सेक्शन में 60 बच्चे होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के बायलॉज कहते हैं कि एक क्लास में 40 से ऊपर बच्चे नहीं बिठा सकते। माना 2 सेक्शन में 80 बच्चे हुए, उन 80 बच्चों को किस तरीके से वो मैनेज करेंगे। या इसमें ऐसा बेहतर नहीं होता कि अल्टरनेट डेज में उनको बुलाया जाता या 2 शिफ्टों में 2 पालियों में उनको बुलाया जाता। हालांकि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस जगह छात्र संख्या ज्यादा है 2 पाली में बुला सकते हैं बच्चों को। माना कि सुबह के बच्चे आ सकते हैं या इवनिंग के बच्चे, जैसे दिल्ली में किसी जमाने में होता था कि 2 शिफ्टों में स्कूल चला करते थे। उत्तराखंड में पैटर्न बहरहाल नहीं है। क्या यह करना उचित नहीं था प्रमुख तत्वपाल शास्त्री जी? धन्यवाद काला जी। आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी ये बहस है। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि उत्तराखंड सरकार का एक अच्छा ये कदम है जो हमारी कैबिनेट का है। आप देख रहे हैं कि लगातार 18 महीने से विद्यालय बंद पड़े। कोरोना का डर जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश में के जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए जो शिक्षा है वो भी बहुत आवश्यक। 18 महीने से बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। ऑनलाइन के नाम पर जरूर बच्चे थोड़ा बहुत फोन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से पहले हम अपने इंटर तक के बच्चों को भी फोन देना चाहते नहीं थे। और आज इस कोरोना के कारण आज हमारा बच्चा फोन का भी आदी हो चुका है। और ऑनलाइन में मैं समझता हूं कि बड़े बच्चे तो थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना की जो तीसरी लहर को जो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं और सरकार को उसका प्रबंध जरूर करना चाहिए। जब राजनीतिक रैलियां बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, राजनीतिक छल से जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री से लेके तमाम मंत्रीगण जहां उस रैलियों में जा रहे हैं, जब वो हो सकता है तो स्कूल जरूर खुलना चाहिए। मेरे हिसाब से स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का शिक्षा पर अधिकार है। हाँ, इतना जरूर है कि जो शिक्षण संस्थान है वो कोविड नियमों का पूरा पालन करें। और यदि सरकार ये कहती कि 2 पालियों में 2 बार में अगर बच्चों को, जहां ज्यादा बच्चे हैं उनको बुलाते तो वो भी बहुत अच्छा एक निर्णय होता है। मैं समझता हूं कि शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जरूर इस पे काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे बच्चों के पठन पाठन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मैं तो जो उत्तराखंड की सरकार है उसको बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही मांग करता हूं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उस लहर को रोकने के लिए हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उन पे टीके की व्यवस्था की जाए। और टीके की व्यवस्था भी स्कूल के माध्यम से, स्कूल में ही वो जो है कैंप लगवा करके करवाएं, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहे। बिल्कुल। डॉक्टर दिगंबर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जिनकी नौकरी चली गई, जिनके घर की दवाइयां चल गई, जिनके घर के सदस्य चल गए जो कमाते थे, इस कोरोना काल में बहुत लोगों को खोया, अपनों को खोया। अब उन बच्चों के संग क्या होगा जिनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं। अगर वो खाना खाता है तो बच्चे की फीस नहीं दे पाता, फीस देता है तो भूख से मर जाएगा। इसका हल क्या निकाला जाए, क्योंकि स्थिति बड़ी विकट है कि जो होटल इंडस्ट्री में थे उनकी नौकरी चली गई। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, खासकर स्कूल का ही ले लीजिए, शिक्षिका जो है उसमें या शिक्षक है, 50% तनख्वाह उनको मिल रही है। भली बात परिचित होंगे कि प्राइवेट स्कूल की तनख्वाह क्या होती है। पढ़ाई के लिए वो अपने प्राणों का अर्पण तर्पण कर देते हैं, अपने समय का अर्पण तर्पण कर देते हैं, लेकिन जब तनख्वाह मिलती है तो हाथ में गिने चुने रुपए उनके पास आते हैं। चलिए शिक्षक है, उनके बच्चे को शायद कुछ स्कूल फ्री पढ़ा देते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री से टूट के आए, कई जगह पलायन हुआ है बुरी तरीके से,
वो अपने बच्चे की पढ़ाई देखें या अपना पेट पालें? तो क्या इसमें सरकार एक निर्णय ऐसा ले सकती है कि 2 महीने या 3 महीने की फीस छोड़ दी जाए? या बहुत बड़े स्कूल है जो एनुअल चार्जेस भी लेते हैं, री एडमिशन भी लेते हैं। चलिए एनुअल चार्जेस स्कूल ने नहीं लिया, री एडमिशन स्कूल ने नहीं लिया, लेकिन मंथली फीस का क्या होगा डॉक्टर साहब? बालाजी, आपका यह जनपक्षी यह प्रश्न बहुत ही संकीर्ण है और यह हम सब लोगों ने देखा है कि किसी लहर में हर परिवार में या रिश्तेदारी में लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है और बहुत से जो नए परिवार थे कपूर थे 4-5 साल उसके ऊपर से माता पिता का साया। इसके लिए हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक वात्सल्य कार्यक्रम चलाया है जिसमें उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने 12वीं तक की जो शिक्षा है वो सरकार उनको निःशुल्क प्रदान करेगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ जो आपने प्रश्न पहले प्राइमरी सैनिटाइजेशन का, देखिए जो कोई चुनौती आती है तो समाज अपने को भी उसके लिए तैयार करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानव सभ्यता पर समय समय पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का और आर्थिक संकट का प्रभाव आता रहा है और हमेशा मानव सभ्यता ने उससे विजय प्राप्त करके आगे बढ़कर भी यहाँ तक पहुंचे। और अभी भी हम इसे कोरोना की जो महामारी है इस कारण से जो आर्थिक समस्या जान माल की हानि हुई है उससे समाज अपने को तैयार करा। देखिए इससे पहले कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा गया था, परंतु ये प्रॉब्लम आई, बच्चों ने, माँ बापों ने और विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी स्कूलों को हम कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, और वहाँ पर भी हमने देखा है कि वहाँ पे जो ऑनलाइन एजुकेशन इसने प्रोवाइड की है, बच्चों ने किया है और इस कालखंड में भी बहुत अच्छे रिजल्ट अभी आपने देखे। सीबीएसई का आज रिजल्ट आया 99.7% हाईएस्ट स्कोर करने वाले बच्चे देखे इसी पीरियड में, जहाँ मृत्यु का भय था, असुरक्षा का वातावरण था, एक दूसरे के प्रति जो है संशय था कि जो है घर के अंदर ही अगर फांस रहा है ऐसा बीमारी तो नहीं लाया है, ऐसे वातावरण में भी इतने सकारात्मक रिजल्ट समाज दे रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि अपने सारी चीजों का बंदोबस्त करने में सक्षम है। और पहाड़ों में अगर हम देखें सरकारी स्कूल में, हम मैदान में तो सरकारी स्कूल में इस वर्ग में 6 से लेकर 12 तक में किसी भी विद्यालय में 150, 200, 300, 350 से ज्यादा बच्चे नहीं और बड़ी आसानी से इस व्यवस्था को मैनेज किया जा सकता है। आज गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पर भी कोई ऐसा विद्यालय नहीं जिसमें कि वायरस की कमी। बिल्कुल बिल्कुल। रुक करना चाहूंगा मैं प्रमोद जी आपकी तरफ। प्रमोद जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कलम क्रोधा है, चेतना का चिंतन है और ज्ञानियों का गुंथन है। क्या आपका मैनेजमेंट जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, जिनके पेरेंट्स ने अपनी नौकरी खो दी है, क्या कभी ऐसा ख्याल आया कि हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को फ्री में पढ़ा दिया जाए? क्योंकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं और 4 बल्ब लगे हैं तो उनकी रोशनी उतनी रहेगी, उसमें चाहे 4 बच्चे बढ़ा दिए जाए चाहे 4 बच्चे घटा दिए जाए, पंखे की स्पीड उतनी रहेगी, बिजली का बिल उतना ही आएगा। अगर इस भावना के साथ आपका मैनेजमेंट काम करता है तो कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई ऊपर भी होती है। क्या ये ख्याल आया कि ऐसे बच्चों का क्या होगा? कई बार बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो शिक्षा नहीं ले पाते, इसलिए उनका टैलेंट छुप के रह जाता है। क्या ये मैनेजमेंट ऐसा कर सकता है कि या वो सरकारी ऑर्डर का वेट करेगा कि सरकार आदेश करेगी तब फॉलो करेंगे? एक मानवता के नाते क्या आप सोचते हैं कि मैनेजमेंट में ऐसी रिक्वेस्ट की जाए कि उन बच्चों की फीस कम से कम छोड़ दी जाए जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी अच्छी नहीं हो सकता है फ्यूचर में बहुत बड़े मेटलिस्टिक चेंजेस ले आए या सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से रिफॉर्म कर दे? प्रमोद जी। निश्चित तौर पर काला जी, मैं समझता हूँ कि जो सभी विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक जो लोग उसको मैनेज करते हैं, अगर बच्चे के पास में नहीं है, फीस की व्यवस्था नहीं है, तो फीस तो बहुत फीस की बात तो अलग है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि उसकी किताब कापी हो गई, चाहे उसकी ड्रेस हो गई, पुस्तकों की व्यवस्था और उनको पढ़ाने की व्यवस्था सभी विद्यालय करते ही है। भले कोई उसका बहुत ज्यादा
जो का प्रचार प्रसार न होता हो, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो करते हैं और उनको करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्योंकि शिक्षा का दान मैं समझता हूं कि महादान है, शिक्षा का दान कोई छोटा दान नहीं है। तो शिक्षा का दान देने में कोई, लेकिन ये कि भाई उस बच्चे की वाकई में मजबूरी होनी चाहिए। तो क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को अपने पूरे संसाधनों को भी चलाना होता है, तो अगर कोई जरूरतमंद बच्चा ऐसा है तो उसको हम जो संस्थागत विद्यालय वो करते हैं, उनकी मदद करते हैं, फीस से लेकर के, उसके लिए पुस्तक से लेकर के, उसके लिए जो है ड्रेस से लेकर सभी चीजों की व्यवस्थाएं होती है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शिक्षा का दान। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। प्रमोद जी ने कहा कि शिक्षा का दान होना चाहिए, लोग अन्नदान करते हैं, जमीन दान करते हैं, धन दान करते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो अपना जीवन ही दान कर दिया है सामाजिक कार्य पे। क्या डॉक्टर साहब ऐसा संभव है कि कुछ मदद सरकार की तरफ से हो जाए, कुछ मदद आप लोगों की तरफ से हो जाए जिनके घर में खाने के लिए नहीं है? देखिए प्रमोद जी ने कहा कि चलिए हम कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, उनसे फीस नहीं लेंगे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया इस कोरोना काल में या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। क्या ऐसा कोऑर्डिनेशन हो सकता है सरकार की तरफ से, आप अगर प्रयास करें कि जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, चलिए माँ बाप के पास थोड़ा बहुत जमा पूंजी हो तो स्कूल की फीस दे देंगे। जरूरी नहीं कि हर स्कूल बच्चों की फीस माफ कर दे, कुछ स्कूल कर सकते हैं, कुछ स्कूल नहीं भी करते। कई सारे इसमें लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिन पे खाने के लिए नहीं है, क्या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन तक राशन सरकार से मिलकर पहुंचाया जा सकता है? डॉक्टर साहब, इसमें पहले से ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 8वीं तक, 1 से लेकर 8 तक के लोग, उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था है। और इस पैंडेमिक के दौर में भी विद्यालय नहीं चले और बहुत से बच्चे जिस आर्थिक में रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पहले से भी ये देखा गया है। बहुत सारे बच्चे के रास्ते जाते हैं, उनको वहाँ पे एक टाइम का पेट भोजन मिलता था, माँ बाप उनको राशन, तो वो मिड डे मील जो है उनको इस पैंडेमिक के दौरान भी सरकारी विद्यालय के द्वारा राशन कार्ड उनका पहुँचाया गया है। ये बहुत अच्छा कदम था, उसको नहीं रोका गया। दूसरी बात है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल में 2 प्रकार के अभिभावक हैं। एक तो जिनकी नियमित आय है, इस दौर में जो देखा गया कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो सबसे ज्यादा सुरक्षित था। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, पर भी कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करके उनको वेतन में कोई, परंतु जो सेमी स्किल्ड लोग हैं या अनस्किल्ड लोग हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए पैसे देने का पैकेज दिया गया, जिसमें राशन। स्कूल में भी स्वाभाविक रूप से ऐसे जो 25 से 30% के लोग थे, उनका फीस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि किसी के अभिभावक के ऊपर जो है दबाव नहीं दिया जाएगा फीस के लिए। और सरकारी कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था और सरकार का भी निर्देश था कि वो अपने नियमित फीस देंगे। और इस कारण से संतुलित रूप में जो पैंडेमिक के कारण क्या बात करें, इनके पास किराए में रह रहे थे, किराया देने के लिए ऐसा नहीं था। तो उन लोगों के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ते रहे, तो उनके लिए किसी भी स्कूल ने उन पर फीस देने के लिए दबाव बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे जो हैं आरटी, राइट टू एजुकेशन में आते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि राइट टू एजुकेशन में बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25% का कोटा फिक्स कर दिया। लेकिन दिक्कत ये आती है कि आरटी में एडमिशन ही केवल फर्स्ट क्लास में होता है। माना कोई बच्चा 3rd, 2nd, 7th में एडमिशन लेना चाहता है, उसको नहीं मिलेगा, उस बच्चे को केवल फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा। तो इसमें वो पेरेंट्स थोड़ा सा अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं जिनका बच्चा 2.5 साल का है, प्ले ग्रुप में जाना चाहता है, जिनका बच्चा ट्रांसफर होकर इधर आ गया, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं,
उनके बच्चे को थर्ड फोर्थ में एडमिशन नहीं मिलेगा, आरटीई में केवल क्लास 1 में ही एडमिशन मिलेगा। एक तो ये। दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि मिड डे मील की व्यवस्था की गई है सरकारी स्कूल में, लेकिन यह आता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था नहीं है। बच्चे वो भी हैं, बच्चे वो भी हैं। इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट ये आता है प्रमोद जी कि अमूमन कई स्कूलों में यह देखा गया है कि अगर मिड डे मील 1 बजे मिलता है तो बच्चा 12:30 या 1 बजे ठीक मिड डे मील के लिए पहुंचता है, मिड डे मील लेता है, सीधा घर चला आता है। ये टेक्निकल पॉइंट है। हालांकि उसमें ऐसा अगर सरकार कर दे कि जो बच्चे उपस्थित 8 बजे होंगे मिड डे मील उन्हीं को मिलेगा, वही रिजर्व करते हैं, तब तो क्या छात्र संख्या भी सरकारी स्कूलों में ठीक होगी, बच्चे का मन भी पढ़ाई में लगेगा। नहीं तो क्या होता है, बच्चे का ध्यान ही खाने की तरफ रहता है, वो 12:30 बजे आते हैं, खाना खाया सीधा घर चले जाते हैं। तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ सुधार करने की गुंजाइश है प्रमोद। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कम से कम उत्तराखंड के पहले पूरे देश के अंदर, नहीं तो उत्तराखंड के अंदर मैं देखता हूँ कि सरकारों का जो विजन है वो शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीरता से है। लेकिन जिस तरह से कि मिड डे मील का है, ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन लोगों के बच्चे हैं, वो उसमें पढ़ते हैं। लेकिन ये नियम जरूर होना चाहिए कि बच्चा सवेरे स्कूल टाइम पर आए और उसको नियमित पढ़ाई करने के बाद उसको मिड डे मिलना चाहिए। समय की भी अपनी सीमा है। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, प्रमोद कपूरवान शास्त्री जी, आप दोनों ने वीआईपी न्यूज को अपना समय दिया, आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि सीबीएसई बोर्ड 12th के रिजल्ट भी आ गए हैं, जिसमें टोटल रिजल्ट 99.37% रहा। बालिकाओं ने 99.7% रिजल्ट उनका रहा। जो बॉयज थे, बालक थे, उनका रिजल्ट जो है 99.13% रहा। इस बार फिर से बालिकाओं ने अपना परचम लहराया और बता दिया कि हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान की बालिकाएं क्या कर सकती हैं। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।